रिया जी, बस रिया, देखिए फटाफट। तो क्विक रिवीजन, ठीक है ना। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, है ना। फटाफट करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट चीजें उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, बाकी भागेंगे। समझ आया। देखिए, तो इन मैथमेटिक्स वी कम अक्रॉस मेनी रिलेशंस। फाइनली वी विल लर्न अबाउट स्पेशल रिलेशंस व्हिच वी क्वालिफाई एज फंक्शंस। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रिलेशंस होंगे मैडम, और रिलेशंस में कुछ जो है वो फंक्शंस होंगे। ये बात में कोई डाउट है? तो जो फंक्शन राइट्स है सबसेट ऑफ रिलेशंस, यहां तक समझ आ गया। रिलेशन क्या होता है? जो दो चीजों को रिलेट करता है, बस बात खत्म होगी। इससे ज्यादा इससे ज्यादा फालतू की इंग्लिश है। यहां तक कोई डाउट है? ओके। अब कुछ चीजें जो है, आपने सेट्स मेरे साथ किए हैं, है ना। सेट्स में कोई डाउट तो नहीं है? तो आपने सेट्स किए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, प्रोडक्ट मतलब सेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करता है। तो ए क्रॉस बी जो है, आप कैसे लिख सकते हैं? रेड ब्लू, रेड सी, रेड एस, ब्लू बी, ब्लू सी, ब्लू एस। यहां तक कोई डाउट है? अब इसकी ना कुछ चीजें हमें याद रखनी है। ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या हुआ? पर्टिकुलर ऑर्डर लिखा हुआ मतलब क्या हुआ? मतलब पी क्यू जो है उसमें, मतलब ये जो पहला है ये आएगा पी से, और जो दूसरा है वो आएगा क्यू से। तो जो ऑर्डर है वो आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है कि पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। वो इंग्लिश की चिंता मत कीजिए जी। जी, पी नीड्स टू बी फर्स्ट। बहुत बढ़िया। वो इंग्लिश को लेकर कंफ्यूज मत होइए। वो कंफ्यूजिंग इंग्लिश की वजह से हम जैसों की दुकान चलती है। हाँ, नहीं तो आप घर पे ही समझ आएंगे। तो ये जो पहला वाला है ये पी सेट से आएगा, और जो दूसरा वाला है वो क्यू सेट से आएगा। सो द ऑर्डर मैटर्स, दैट इज इट। कोई डाउट है आपको? तो जैसे इन्होंने एक और एग्जांपल लिया है, ये एग्जांपल इन्होंने लिया है कि अगर ए जो है वो डी एल एम पी के है, और बी जो है वो 0 1 2 3 है। तो अगर हम हाँ, अगर हम ए क्रॉस बी करें, तो ए क्रॉस बी कैसे होगा? DL 0 1, DL 0 2, DL 0 3, MP 0 1, MP 0 2, MP 0 3, K 0 1, K 0 2, K 0 3। मैडम कोई डाउट है? कॉमन सेंस है ना, वो बीच में इंग्लिश थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। ज्ञान तो कोई डाउट है? ओके, शाबाश। फिर से, हाँ, यहाँ लिखा हो ना, ऑर्डर इन विच दीज एलिमेंट्स आर पेयर्ड इज क्रिटिकल। भाई ऑर्डर आपको ध्यान रखना। उसी तरह ए अगर ये दिया हुआ है, बी अगर ये दिया हुआ है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? पहले को पकड़िए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इससे इससे। तो A1 लेके पहले सारा कंप्लीट कीजिए। हाँ, A1 लेके सारा कंप्लीट कीजिए, फिर A2 लेके सारा कंप्लीट कीजिए। आपको बात समझ आ गई? एंड इट इज ऑब्वियस दैट द पॉइंट इन A1 B1 विल बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पॉइंट इन द पोजीशन B2 A1। यहां तक ठीक है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन बनने शुरू होंगे। जैसा पहला क्वेश्चन, टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल if and only if the corresponding first elements are equal and the second elements are also equal। भाई कोई डाउट है क्या? ठीक, छोड़ दीजिए। Two ordered pairs are equal if and only if the corresponding first elements are equal and the second elements are also equal। तो इसमें जो क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट में भी था वो ये था कि if this is equal to this find the value of x and y। ये बिल्कुल ऐसा आपकी असाइनमेंट में भी क्वेश्चन है। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। भाई डाउट है? फिर दूसरा क्वेश्चन यूजुअली इस पे बनता है, इफ देर आर p एलिमेंट्स इन a and q एलिमेंट्स इन b then there will be p q एलिमेंट्स इन a क्रॉस b, है ना। ए में अगर पी है, इसमें क्यू है, तो यहां ये पी क्यू होंगे। ये क्वेश्चन भी यूजुअली पूछ लिया जाता है। भाई डाउट है क्या कि प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, उसको निकालने का मेथड, ए में कितने एलिमेंट्स होंगे मल्टीप्लाइड बाय बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। यहां तक कोई डाउट? मैडम क्वेश्चन आएगा इस पे, MCQ एक नंबर का, है ना।
अब ये देखिए, मैं तभी आपसे पूछ रहा था आपको सेट समझ आते नहीं आते, क्योंकि अगर आप निकाल पाएंगे तभी तो फिर बाकी का काम कर पाएंगे। यहाँ तक समझ आ गया? ये क्वेश्चन समझ आ गया? तो क्विक रिवीजन है मैडम, मैं ज्यादा R&D नहीं करूंगा। मैं अपनी तरफ से ये डिस्कशन आज ही खत्म कर दूंगा, अभी खत्म कर दूंगा, और जो भी डाउट्स है मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मेरे से पूछ लेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? इससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि फ्राइडे का आपका एग्जाम है। यहाँ तक ठीक है? तो जैसे अगर ये पी निकालना हो, तो मुझे तो समझ नहीं आया। मुझे ये समझ आया कि पहले मैं 1 2 क्रॉस 1 2 निकाल लूं। ये मैंने निकाल लिया, 1 1 1 2 2 1 2 2, ये मैंने निकाल लिया। फिर मैं इसको दोबारा फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 2 से, और फिर ये सारा का सारा निकल जाएगा। कोई डाउट है? 2 स्टेप में कर लूंगा, इसने एक ही स्टेप में किया, मुझे समझ नहीं आया कैसे किया। डाउट तो नहीं? बढ़िया। अब जैसे ये है, ये अब आपका मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ये आपका होमवर्क है। तो आपको टेंशन होगी तो आप मेरे से पूछेंगे कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, वो फिर हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। बट मेरे हिसाब से एक्सरसाइज 2.1 मैंने खत्म कर दी है ना। नाइस। रिलेशंस, तो यार रिलेशंस मतलब बेसिक जो इंग्लिश का वर्ड है रिलेशन, वही वो रिलेशन है, कुछ मार्काट नहीं है उसमें कोई और, है ना। तो इसमें ये है यार कि आपने कुछ रिलेशन को, मतलब आपने कोई डिफाइन कर दिया, कुछ एक परिभाषा दे दी। जैसे यहां पर इन्होंने बनाने की कोशिश की कि पहले उसने सारे पी क्यू के ऑर्डर पेयर्स बना दिए, आपको दिखा दिया कि यार ए अली ए भानु, ए बिनॉय ए चंद्रा ए दिव्या, बी अली बी भानु बी बिनॉय बी चंद्रा बी दिव्या, सी अली सी भानु सी बिनॉय सी चंद्रा सी दिव्या। ये तो सारे आप बना सकते हैं, है ना। तो मतलब 3 into 5 करके 15 एलिमेंट्स आपके उस ऑर्डर। अरे समझ आ रहा है ना मैं कह रहा हूँ? मतलब जब आप अगर पी क्रॉस क्यू करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है पी क्रॉस क्यू में वो 15 आएंगे। But then what he is doing is he is making a certain, अब वो एक सर्टन रिलेशन बना रहा है। जैसे उसने यहाँ एक रिलेशन बनाया, मुझे ऐसा रिलेशन चाहिए, अब वो एक रिलेशन बना रहा है। मुझे ऐसा रिलेशन चाहिए कि x इज द फर्स्ट एलिमेंट लेटर ऑफ द नेम, x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y। अब उसको ऐसा कॉम्बी चाहिए। अब उसने एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आपको दी है, उस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट का नाम रिलेशन है। भैया समझ आ रहा है नहीं यार? जैसे ए से अली, बी से भानु, बी से बिनॉय और सी से चंद्रा। अब ये रिलेशन है, ये स्पेसिफिक रिलेशन है। यहां तक समझ आ गया? फिर उसने बोला यार ये देखो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, तो यहां तक ठीक है। अब यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं जो कि अब आपको समझने पड़ेंगे, है ना। तो रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ये इंग्लिश में लाइन समझ आ गई? समझाओ मैडम। यहां पर आप 15 एलिमेंट का 15 ऑर्डर सेट, 15 ऑर्डर्ड एलिमेंट्स आप बना सकते थे। ए अली ए भानु ए बिनॉय ए चंद्रा ए दिव्या बी अली बी भानु, ऐसे करके 15 बना सकते थे। अब वो 15 में से ये जो रिलेशन है, दिस इज अ सबसेट ऑफ दैट लार्जर थिंग। ये समझ आ गया? तो ये इंग्लिश में जो उसमें लिखा है वो ये लिखा है कि रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। नहीं समझ में आया? तो ये देखिए, ये जो है ये पी क्रॉस क्यू जो है, ये सारे जो 15 उसने लिखे हैं ये वो है 15 ऑर्डर पेयर है। और इन 15 ऑर्डर पेयर में से ये जो है, ये जो रिलेशन है, दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। यहां तक कोई डाउट है? ओके फिर तो यहां उसने ये बोल दिया, फिर वो बोला यार देखो कि जो सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो जो दूसरा एलिमेंट है उसको इमेज बोला जाता है फर्स्ट एलिमेंट का। यहां तक कोई डाउट है? कि जैसे इस केस में जो अली है, जो अली है वो ए का इमेज है। कोई डाउट है तो रोक लीजिए। फिर अब यहां पर थोड़ी चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन रिलेशन आर from set A to set B is called the range of relation R. The whole set B is called the codomain of the relation R. Note that range is a subset of codomain. तो रेंज जो है वो वैल्यूज हैं जो रिलेशन के हिसाब से डिफाइन हो रही है, और कोडोमेन जो है वो पूरी जमात है। कोई डाउट है क्या? द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन रिलेशन आर
From a set A to set B is called the range of the relation R. The whole set B is called the codomain of the relation R. जैसे इस केस में ये देखिए, ये जो सेट बी है, इस केस में जैसे ये वाला जो था, ये अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा, दिव्या, ये सारा का सारा कोडोमेन था. इस कोडोमेन में आपने उस रिलेशन में किसको पकड़ा, वो है उसकी रेंज. नहीं समझ में आया? डाउट है? तो यूजुअली जो कंफ्यूजन आ जाती है वो आ जाती है, ये देखिए, कंफ्यूजन आ जाती है वो आ जाती है रेंज और कोडोमेन में. यार कोडोमेन का मतलब वो है, जैसे ये जो आप क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें अली, भानु, बिनॉय, चंद्र, दिव्या, ये सारे के सारे कोडोमेन थे. ये पॉसिबल वैल्यूज थी, कोडोमेन में पॉसिबल वैल्यूज होंगी. और जो रेंज है उसमें वो लोग हैं जो कि आप कंसिडर कर रहे हो, जैसे अली, भानु, बिनॉय और चंद्रा जो है, वो इस रिलेशन के हिसाब से अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा जो है वो उसका रेंज है. यहां तक डाउट है? ये कंफ्यूजन आएगी, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं तो आपको समझ आ रहा है. और क्योंकि आपने सेट्स किए हैं तो आपको समझ आता है कि यार देयर आर टू फॉर्म्स, एक रोस्टर फॉर्म है, एक सेट बिल्डर फॉर्म है ना? इसमें कोई डाउट नहीं आएगा. हाँ, अब देखिए, मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपको दिखाता हूं जहां से आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज में आपको डिफरेंस समझ आएगा. एक सेकंड. हाँ, ये क्वेश्चन देखिए. लेट n be the set of natural numbers and relation r be defined on n such that r xy y is equal to 2x xy belongs to n. इंग्लिश ज्यादा है, कंफ्यूजिंग ज्यादा है, बट चीज जो है वो आसान है. फिर से देखिए, n जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है. जो n है वो नेचुरल नंबर्स है. रिलेशन r जो है वो आप डिफाइन कर रहे हैं n पे आप डिफाइन कर रहे हैं रिलेशन सच दैट रिलेशन r जो है वो है ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई. रिलेशन जो है वो ऐसा है, y इज इक्वल टू 2x, x और y दोनों जो है वो बिलोंग टू नेचुरल नंबर है. अब देखिए, जो y है, जो x है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है. तो x वैल्यू लेगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. y एज डिफाइंड बाय द रिलेशन, y जो वैल्यू ले सकता है वो ले सकता है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन. ये समझ आ गया? अब यहां पर आपको कोडोमेन और रेंज के बारे में समझ आएगा. देखिए, जो कोडोमेन है वो तो 1 2 3 4 5 6 सारा है. मतलब यहां जी, y जो है y बिलोंग्स टू n है, y नेचुरल नंबर है. तो कोडोमेन में सारे नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन. बट इस रिलेशन का जो रेंज है दैट इज 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन. जो रेंज है वो ये स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन. नहीं समझ में आया? डाउट है क्या अभी भी? तो फिर से देख लीजिए. डोमेन तो सिंपल है यार, डोमेन तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 सारा का सारा. जो कोडोमेन है वो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारा का सारा अवेलेबल है. अरे आपके फ्रिज में सारा सामान पड़ा हुआ है, वो कोडोमेन है. आप वो सारा खाना खा सकते हैं, बट खा जाते हो क्या? नहीं. जो आप खाते हो वो रेंज है. आपके घर में आज जो सब्जी बनी है वो रेंज है जो आपने यूज किया है. आपके फ्रिज में काफी चीजें पड़ी हुई हैं, सारी इकट्ठे नहीं खाने वाले आप. ये बात समझ आ गई आपको? तो कोडोमेन और रेंज में आपको डिफरेंस समझ आ गया? द डोमेन आर इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द कोडोमेन इज ऑल्सो एन. द रेंज इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ये 2 4 6 8 10 जो है, जो कि वो रिलेशन डिफाइन कर रहा है. यहां तक कोई डाउट? तो ओके, तो ये समझ आ गया. रोस्टर और सेट बिल्डर समझ आ गया. अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे शायद पूछ लिया जाए, डोमेन कोडोमेन और रेंज बता दो भैया, तो ये देख के आपको बताना पड़ेगा, है ना? अब जैसे इस एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो भाई जो कोडोमेन है वो तो सारा 1 2 3 4 5 6 है, वो सारी वैल्यूज लेने को तैयार है. बट आपने जो रिलेशन डिफाइन की है उसके हिसाब से वो जो रेंज है
वो 1 को नहीं ले रहा, वो सिर्फ ले रहा है 2 3 4 5 6 को। तो आपका जो रेंज है वो 2 3 4 5 6 है। यहां तक कोई डाउट है? नाइस। अब यहां फिर से एक क्वेश्चन आएगा जो पक्का आने ही वाला है, टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन, कि total number of relation that can be defined from set A to set B is the number of possible subsets of A B। अगर A में P है और B में Q है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो A क्रॉस B में PQ एलिमेंट्स होंगे, और जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हैं वो 2 रेज टू पावर P इंटू Q होगा। भाई याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। बात समझ आ गई? तो जैसे उन्होंने बोला हुआ है 1 2, तो नंबर ऑफ रिलेशन जो बनेंगे वो 2 रेज टू पावर 4 बनेंगे। कैसे? क्योंकि पहले में 2 है, दूसरे में भी 2 है। यहां तक कोई डाउट है? क्वेश्चन बनेगा 1 नंबर का। डाउट तो नहीं है? जैसे यहां ये क्वेश्चन दिया हुआ ना, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, 2 3 इंटू 2। समझ आ गया? यहां ही आपसे लिखवाएंगे डोमेन को डोमेन, ये भी आपका होमवर्क है। अब इसमें आप मेरे से डाउट पूछेंगे तो मैं कंसिडर करूंगा, नहीं तो मैं मानूंगा कि यार आपका चैप्टर ये हो चुका है, मतलब एटलीस्ट फ्राइडे तक, है ना। उसके बाद अगर आप डिटेल में फिर से ही करना चाहते हैं तो आप सारे सम्स कर सकते हैं, बट क्योंकि आपका एग्जाम ही फ्राइडे को, तो मैं इसलिए फटाफट करा रहा हूँ। यहां तक समझ आ गया? ओके। अब आ जाता है यार फंक्शंस। अभी जो फंक्शन है आपको शुरू में ही बता दिया कि जो फंक्शन है वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। रिलेशन ही है बट स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है। अब वो स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है यार। A relation f from set A to set B is called a function if every element of set A has one and only one image in set B। पहली बात, every element in set A का हर एलिमेंट होना चाहिए। सिंपल है, वो इंग्लिश डिफिकल्ट है बट उसकी सेंस बहुत सिंपल है। सेट ए में जो भी एलिमेंट है हर किसी का जी, बी में यस, हर किसी का इमेज होना चाहिए, एंड वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए, मल्टीपल इमेजेस नहीं हो सकती। सो फॉर एग्जाम्पल, जी, सो फॉर एग्जाम्पल ये 9 है, इसकी आपको 2 इमेजेस नजर आ रही हैं, 4 की 2 इमेजेस, 25 की 2 इमेजेस, ये पार्टी अलाउड नहीं है। सो इट्स नॉट अ फंक्शन। ये बात समझ आई? यहां देखो शरीफ लोग हैं, बट यहां पर अगर आप देखेंगे इसकी इमेज नहीं है तो ये फंक्शन नहीं है। यहां अगर आप देखेंगे हर किसी का, हर किसी की इमेज है, बट जो बी है उसकी 2 इमेजेस हैं, फिर से फंक्शन नहीं है। डाउट है? डाउट है क्या? ये ठीक है, ये फर्स्ट क्लास। यहां देखो डाउट है? ठीक है, तो फिर इंग्लिश 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 फालतू की बातें। इंटरेस्टिंग बातें मैडम स्टार्ट होती हैं यहां से। ये सारे ग्राफ्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये इसलिए नहीं याद होने चाहिए कि रिलेशन और फंक्शन में चाहिए, ये इसलिए याद होने चाहिए कि कैलकुलस का ये बेसिक है। अगर आपको ये याद नहीं होगा, ग्राफ्स नहीं याद होंगे, तो परेशान रहेंगे आप। अब देखिए, आइडेंटिटी फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए यहां लिखा ना डोमेन एंड रेंज, बेसिकली ये डोमेन है और ये जो है वाई एक्सिस जो है वो रेंज है। नहीं समझ में आया? जितने भी माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक जितने भी एक्सिस हैं सब पे डिफाइंड है। जो वैल्यूज पकड़ रहा है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, सारे का सारा पकड़ रहा है, सारे रियल नंबर्स। तो इसलिए वो कह रहा है कि डोमेन और रेंज जो है वो क्या है, रियल नंबर्स। नहीं समझ में? डाउट है? फिर बोल रहा है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब y इज इक्वल टू सी। फिर से देख लीजिए भाई, x तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी भागता जा रहा है, वो तो रुक ही नहीं रहा। नहीं समझ में आया? बट जो y है वो तो एक ही चीज लेके बैठा हुआ है, उसके बाद तो हर चीज का एक ही आंसर है, नो 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 नो।
कुछ और बोलता ही नहीं। तो रेंज क्या होगा? सी। ये बात समझ आ गई? फिर वो डिफाइन कर रहा है पॉलिनोमियल फंक्शन। अब ये एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो और अच्छी तरह समझ आएगा। मैं एग्जाम्पल ही लेके आपको समझाता हूँ। चलिए ये एग्जाम्पल ले लीजिए। तो सबसे सिंपल वाला जो है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जो एक्स है यार, ये देखिए नीचे, आप जहां तक माइनस इन्फिनिटी से लेके एक्स इन्फिनिटी तक जो भी एक्स की वैल्यू डालना चाहते हैं उसमें डालते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप एक्स की कोई भी वैल्यू डालेंगे वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, लेट अस अज्यूम मैंने -100 डाल दिया, तो मेरा फंक्शन क्या है? वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जब मैंने -100 डाला तो y कभी पॉजिटिव नहीं होगा। अगर आप देख रहे हैं जो ग्राफ है, आपका जो ग्राफ है वो कभी ये नीचे साइड आ ही नहीं रहा। तो y जो है, इट कैन टेक ऑल वैल्यूज इन रियल नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नहीं समझ में आया? डाउट है? आपके पास टेक्स्ट बुक है, निकालिए। तो लॉजिक समझ आ गया आपको? देखिए मैं तभी आपको बोल रहा हूँ कि कैलकुलस में जो ग्राफ पढ़ना है वो फंडामेंटल है। आप जितनी जल्दी ग्राफ पढ़ना शुरू कर देंगे उतनी ही लाइफ आपकी कैलकुलस में इजी हो जाएगी। और ये जो भी ग्राफ्स अभी डिस्कस हो रहे हैं इनको याद कर लीजिए, ये कैलकुलस में काम आने वाला है। और ग्राफ पढ़ने का सबसे मतलब थोड़ा कॉमन सेंस यूज कीजिए। जैसे उसको ग्राफ को मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखिए कि जो ग्राफ है वो माइनस इन्फिनिटी, जो एक्स की वैल्यू है वो कुछ भी ले सकता है। तो एक्स क्या होता है? एक्स होता है डोमेन। बट रेंज में अगर आप देखेंगे जो ग्राफ है वो नीचे आ ही नहीं रहा। क्योंकि वो आ ही नहीं रहा, अगर आप ध्यान से देखेंगे वाई जो मिनिमम वैल्यू ले रहा है वो जीरो ले रहा है। जीरो छोड़ के वो कोई और वैल्यू लेता ही नहीं है। तो उसका जो रेंज होगा बेटा वो डिसाइड करता है वाई एक्सिस। तो ये मतलब जीरो से इंफिनिटी, और जो वाई है रियल नंबर है। नहीं समझ में आया? आपको बात समझ आ रही? पता नहीं इसमें क्या लिखा है, बट जीरो के बाद जो भी रियल नंबर है वो सारा का सारा वो ले सकता है। ये बात समझ आ गई? अब इसको अगर आप कंपेयर करेंगे इससे तो आपको और क्लियरली समझ आएगा। देखिए इसको कंपेयर कीजिए वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब से। ये वाला जो ग्राफ है वो वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, ये वाला। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक्स जो है वो इस साइड भागता जा रहा है, इस साइड भागता जा रहा है। तो जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, रियल नंबर है, कोई नहीं उसको रोक रहा। अगर आप रेंज भी देखेंगे तो भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भाग रहा है, कोई नहीं रोक रहा। तो जो रेंज है वो भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, रियल नंबर। कोई डाउट है? फिर उसने रैशनल नंबर्स बता दिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो आपको याद करना पड़ेगा। ये y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ है। अब इसमें अगर आप इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, जो डोमेन है वो जीरो नहीं खा सकता। x कांट भी इक्वल टू जीरो, x कभी जीरो नहीं हो सकता। जी, जी। तो ये यहां लिखा है ना, द डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो एंड द रेंज इज ऑल्सो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। जीरो नहीं हो पाएगा। फिर से अच्छा, ये हम एक दिन डिस्कस करेंगे ना। तो ये मॉडुलस फंक्शन y इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये इसका ग्राफ है, आपको याद होना चाहिए। डिफाइन कैसे होता है? ऐसे डिफाइन होता है, y इज इक्वल टू एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन जीरो। बट इसको भी आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो डोमेन जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हर हर नंबर पकड़ रहा है। बट फिर से रेंज अगर आप ध्यान से देखेंगे ये नीचे नहीं हो रहा। कोई डाउट है आपको? फिर उसने एक और फंक्शन डिफाइन किया। फंक्शन के नाम पे ही
क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सिग्नम फंक्शन बोलता है कि यार ग्रेटर देन जीरो में हमेशा वन रहूंगा, लेस देन जीरो में माइनस वन रहूंगा, और जब मैं जीरो हूं तो जीरो। ये इसका ग्राफ है। अब ऐसा इस पे भी आपसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। अब इसमें अगर आप इंटरेस्टिंग देखेंगे तो डोमेन जो है वो रियल नंबर है, बट रेंज अगर आप देखेंगे तो सिर्फ तीन वैल्यूज वो लेता है, माइनस वन, जीरो और वन। क्योंकि वो बोलता है यार अगर तुम लेस देन जीरो हो तो मैं वैल्यू लूंगा माइनस वन, तुम जब जीरो हो तो मैं जीरो लूंगा, और ग्रेटर देन जीरो मैं वन लूंगा। और ये अगर आप देखिए, क्योंकि आप सेट्स करके आए, इन इक्वलिटीज करके आए, तो आपको समझ आएगा कि यहां पर ये जो है, ये देखिए ये ओपन सर्कल है, ये जो है ये क्लोज सर्कल है। इन इक्वलिटीज हमने ऐसे किया था ना, ऐसे करे थे ना ऐसे। ये अनदर इंटरेस्टिंग फंक्शन, जिंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बड़ा सुंदर फंक्शन है, और बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है, समझेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो बोलता क्या है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है। कि मैं आई थिंक इलेवंथ में पहली बार देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये फंक्शन। पता नहीं इलेवंथ में था या ट्वेल्थ के बिगनिंग में हमने देखा था। तो बोलता क्या है देखिए, इसको जैसे मॉडुलस को हम ऐसे करके लिखते हैं, तो जेंटेक्स को हम ऐसे करके लिखते हैं। assumes the value of the greatest integer less than or equal to x, such a function is called the greatest integer function। समझिए, अगर x ग्रेटर देन, पॉजिटिव से समझिए जल्दी समझ आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन वन, तो जीरो लेगा जेंटेक्स। x ग्रेटर देन इक्वल टू वन लेस देन टू, तो वन लेगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू टू लेस देन थ्री, तो टू लेगा। assumes the value of the greatest integer लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब अगर आप 2.5 है, अगर आप 2.5 है, तो assumes the value of the greatest integer लेस देन और इक्वल टू एक्स। 2.5 से लेस देन, ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है? नहीं समझ में आया? टू है। मैडम डाउट आ रहा है क्या? ये देखिए, ये वन और टू के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो वन ही तो होगा। टू और थ्री के बीच में जो है वो टू होगा, थ्री और फोर के बीच में थ्री होगा, फोर और फाइव के बीच में फोर होगा। कोई डाउट है क्या? बट यहां पर अगर आप देखेंगे तो इन्वर्स होना शुरू हो जाता है नेगेटिव्स में। अगर आप, जी शाबाश, अगर आप -0.5 में है तो आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये देखिए जी, यहाँ जी, यहाँ अगर आप देखेंगे तो -0.5 है, तो ये -1 है। यहाँ तक समझ आ गया? फिर ये अलजेब्रा अगर आपको याद होगा, एक दिन हमने किया था फॉग और गॉफ वाले फंक्शंस। गॉफ वाले याद है आपको? मिस्टर खान के साथ किया था। ये सिंपल है। तो जैसे ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, 2x+1 टू फाइंड फॉग एक्स। तो कैसे करेंगे? हाँ ये वाला f+g(x) तो यार सिंपल है, ये तो f(x+g(x) होगा। ये तो होगा x² + 2x+1। ये तो सिंपल है। f-g में इसको माइनस कर देंगे, जो इंटरेस्टिंग बनता है वो ये बनता है फॉग एक्स। तो f(g(x), तो फंक्शन के पेट में, फंक्शन का पेट ये x जो है, इसके पेट में आप डाल देंगे g को, तो 2x+1 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं आप? नहीं ये मल्टीप्लाई है यार, सॉरी, ये मल्टीप्लाई है, f × g है, सॉरी ये वो फॉग नहीं है यार, f(g(x) ये मल्टीप्लीकेशन है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन है, ये फॉग नहीं है, सॉरी।
इसमें आप ये देखिए, ये एफ इंटू जी है, ये एफ अपॉन जी है। मैं इसको कंफ्यूज कर रहा था फॉग से, ये वो नहीं है, वो नहीं है। पर समझ आ गया। मल्टीप्लाई है तो और भी इजी है, वो फॉग में तो फिर भी थोड़ा दिमाग लगता है। तो ये अगर आप देखेंगे रूट एक्स इंटू एक्स है, ये एफ अपॉन जी में सिर्फ इसको डिवाइड कर दीजिए। ये मैडम आपका होमवर्क है। तो देखिए, ये हमारी क्विक रिवीजन होगी। इसमें एक टिपिकल सा यार क्वेश्चन बनेगा, तो बीच में शायद हमें टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। जब आपके पास टाइम होगा उसके लिए, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा। जैसे ये वाले जो क्वेश्चन है ना, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन, इसके लिए थोड़ा ना मुझे हाँ, जी जी जी, इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए कि डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। इसके लिए अलग आपको आना पड़ेगा। मैडम बात समझ आ रही है? ये आपके स्कूल की देखिए असाइनमेंट है। अब इसमें देखिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ना, अभी आप कर पाएंगे। ये आपके स्कूल की रिलेशन एंड फंक्शंस की है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप कर पाएंगे। बट जहां पर आप थोड़ी तकलीफ में रहेंगे ना, मैं अभी आपको बता देता हूँ, जिसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए समझाने के लिए। मैडम उससे पहले आपको एक दिन आना पड़ेगा। हाँ हाँ, आ जाइए। तो ये वाले जो है ना, जैसे ये डोमेन और रेंज इसका निकालना है यार, ये ना थोड़ा मगजमारी का काम है। बाकी इस असाइनमेंट में अब आप सारा कर पाएंगे। जैसे ये जो है ना, यहाँ डोमेन ये निकालना, ये मगजमारी का काम है। मैं फटाफट इसको कर भी नहीं सकता क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। हाँ हाँ, वो बीच में मैं, मुझे पता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एक क्लास के लिए आ जाइए, मैं आपको समझा दूंगा। बाकी आप ये पूरा इसको खत्म कर लीजिए, सारी की सारी जो क्वेश्चन बैंक है ये आपका होमवर्क है। मैडम आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है। मैं तो अपनी तरफ से होमवर्क दे दिया है ना, आपकी इच्छा है। और ये मैं आपको बता दिया कि डोमेन और रेंज के लिए वो हम अभी डिसाइड कर लेते हैं कि किस दिन आप आ सकते हैं। बात समझ आएगी। बाकी आपकी इच्छा है, आप कितना करते हैं, कितना खींचना चाहते हैं।